यह एक्सेल के ड्यूरेशन फंक्शन पर एक त्वरित और सटीक चर्चा है। देखिए, ये एक बेहद कमाल का फाइनेंशियल टूल है जो निवेशकों को यह समझने में मदद करता है कि अगर बाजार में यील्ड यानी मुनाफे की दर में थोड़ा भी बदलाव होता है तो उनके बॉन्ड की कीमत पर क्या और कितना असर पड़ेगा। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। पहला, आपको यह समझना होगा कि यह फंक्शन असल में $100 की पार वैल्यू मानकर मैकेले ड्यूरेशन कैलकुलेट करता है। आसान भाषा में कहूं तो यह भविष्य में मिलने वाले कैश फ्लो का वेटेड एवरेज होता है जो बताता है कि आपका पैसा वापस आने में औसतन कितना समय लगेगा। दूसरा, इस फॉर्मूले को काम करने के लिए बस 5 मुख्य जानकारियों की जरूरत होती है। ये हैं सेटलमेंट डेट यानी जब आपको बॉन्ड मिलता है, मैच्योरिटी डेट जब बॉन्ड खत्म होता है, कूपन रेट, यील्ड और पेमेंट की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझना बहुत ही सिंपल है। देखिए, सालाना पेमेंट के लिए 1, छमाही के लिए 2 और अगर तिमाही है तो बस 4 का इस्तेमाल करें। और अंत में तीसरा और सबसे जरूरी नियम, जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। एक्सेल में तारीखों को कभी भी सीधे टेक्स्ट की तरह टाइप मत कीजिएगा। एरर से बचने के लिए हमेशा एक्सेल के डेट फंक्शन का ही इस्तेमाल करें, जैसे डेट ब्रैकेट में 2018-5-23। और हां, ये लॉजिक भी याद रखें कि खरीदने की तारीख हमेशा मैच्योरिटी से पहले की होनी चाहिए, है ना? सही वित्तीय आंकड़ों और सटीक तारीखों के साथ ड्यूरेशन फंक्शन बॉन्ड की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को समझने का सबसे असरदार टूल है। नमस्ते। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल टूल पर नजर डालेंगे, ड्यूरेशन फंक्शन। अगर किसी का ताल्लुक निवेश या फाइनेंस से है तो यकीन मानिए ये टूल उनके बहुत काम आ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें ऊपर नीचे होती हैं तो किसी बॉन्ड की कीमत पर कितना रिस्क होता है। इसे आखिर मापें तो मापें कैसे? इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए एक्सेल में बनाया गया है ड्यूरेशन फंक्शन। तो आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ड्यूरेशन आखिर है क्या, फिर इसके फॉर्मूला को बारीकी से समझेंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इसे इस्तेमाल करके देखेंगे और आखिर में उन आम गलतियों से बचना सीखेंगे जो अक्सर हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। आखिर ये ड्यूरेशन है क्या और फाइनेंस की दुनिया में इसका मकसद क्या है? तो देखिए, जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो असल में हम मैकॉले ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है बहुत सीधा। आसान भाषा में समझे तो ये हमें बस इतना बताता है कि अगर ब्याज दर मान लीजिए 1% बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। ये बॉन्ड के रिस्क को नापने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। सीधी सी बात है, ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। चलिए, अब जब हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस फंक्शन के सिंटैक्स यानी इसकी बनावट को जरा करीब से देखेंगे। तो देखिए, ड्यूरेशन फंक्शन के फॉर्मूला में कुल 6 हिस्से होते हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। सबसे पहला है सेटलमेंट, मतलब खरीदने की तारीख। फिर है मैच्योरिटी यानी बॉन्ड के एक्सपायर होने की तारीख। इसके बाद आता है कूपन, जो बॉन्ड की फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, और यील्ड यानी बाजार में उसका करंट रिटर्न। फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि पेमेंट साल में कितनी बार होगी, 1 बार, 2 बार या 4 बार। और आखिर में है बेसिस, जो दिनों की गिनती का तरीका तय करता है। ये ऑप्शनल होता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ये फंक्शन असल में काम कैसे करता है। तो ये रहा हमारा सैंपल डेटा। मान लेते हैं सेटलमेंट की तारीख है 1 जुलाई 2018 और मैच्योरिटी की तारीख है 1 जनवरी 2048। कूपन रेट 8% है और यील्ड है 9%। पेमेंट साल में 2 बार होती है तो फ्रीक्वेंसी हुई 2 और हम बेसिस के लिए 1 इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो अब फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं। हम टाइप करेंगे बराबर ड्यूरेशन और सबसे पहले डालेंगे सेटलमेंट की तारीख जो कि हमारे सेल A2 में है। इसके बाद एक कॉमा लगाकर हम इसमें जोड़ेंगे मैच्योरिटी की तारीख जो सेल A3 से आएगी। ये हमें बॉन्ड की टोटल लाइफ के बारे में बताता है। अब आती है पैसों से जुड़ी जानकारी। हम डालेंगे बॉन्ड की कूपन दर जो सेल A4 में है
और फिर बाजार की यील्ड जो सेल A5 में है। और बस आखिर में हम पेमेंट की फ्रीक्वेंसी जो सेल A6 में है और बेसिस जो सेल A7 में है को जोड़कर ब्रैकेट बंद कर देंगे। और लीजिए, हमारा फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार है। और ये रहा हमारा रिजल्ट 10.919। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस बॉन्ड की ड्यूरेशन लगभग 11 साल है। और आसान भाषा में कहें तो अगर इंटरेस्ट रेट्स 1% बढ़ते हैं तो इस बॉन्ड की कीमत लगभग 10.92% कम हो जाएगी। ये नंबर हमें सीधा सीधा बताता है कि इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव को लेकर ये बॉन्ड कितना सेंसिटिव यानी कितना रिस्की है। ड्यूरेशन फंक्शन बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें कुछ आम गलतियां होने की गुंजाइश भी रहती है। तो चलिए हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली बात, तारीखें हमेशा सही फॉर्मेट में होनी चाहिए, नहीं तो #वैल्यू एरर आ जाएगा। दूसरी बात, कूपन और यील्ड की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती और फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1, 2 या 4 ही हो सकती है, वरना #नम एरर दिखेगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सेटलमेंट की तारीख हमेशा मैच्योरिटी की तारीख से पहले की होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ड्यूरेशन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में बॉन्ड के रिस्क को मापने का एक पैमाना है। ये हमें बताता है कि इंटरेस्ट रेट्स में होने वाले बदलावों का बॉन्ड की कीमत पर आखिर क्या असर पड़ेगा। तो उम्मीद है कि अब ड्यूरेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब अगला कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन है जिसके बारे में सब जानना चाहेंगे? क्या IRR, NPV या फिर PMT जैसे फंक्शंस पर बात की जाए? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।